बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो यहाँ पे मंच में विराजमान श्री एसडीएम सर, कृषि अधिकारी वर्मा सर, हमारे दीदी और बाकी जो मान्यगण आए हैं। गर्मी का समय है, दोपहर का समय है, सब समय निकाल के इस कार्य को समझने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो मैं आप सबका, हमारी कंपनी एमसीएल और पूरे एमसीएल परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ की जनता है और ये जो विषय है ये जनता का विषय है, ये किसानों का विषय है और आप लोग भी अपना समय निकाल के दोपहर के समय में आके बैठे हो, तो आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सबसे विनती करता हूँ कि अपने खुद के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। तालियों के दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये है कि नींद नहीं आती और दूसरा फायदा ये है कि ऊर्जा आती। और जब ऊर्जा होती है ना, तब कोई भी कार्य हो, कितना भी कठिन कार्य हो, उसमें हमें सक्सेस यानी यश मिलता ही। यहाँ पे हमारे अलग अलग तालुका के एमबीएस ओनर आए। एमबीएस मतलब क्या? हमारे वो सिपाही जिनके कंधों पे हमने एक एक तालुका की जिम्मेदारी दी। ये तो पैसे कमाने वाले लोग नहीं है, ये पैसे कमाने फैक्ट्री लगाने आए। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आज मेरी बातों से पता चल जाएगा। तो ऐसे हमारे जो एमबीएस के लोग आए हुए हैं, उद्योजक आए हुए हैं, इन सबका भी मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। आप सबके लिए भी जोरदार ताली। मित्रों, 3-4 दिन पहले मुझे फोन आया कमलेश जी का कि सर यहाँ पे ऐसा एक कार्यक्रम है, भारी मात्रा में लोग आने वाले हैं और आप आइए। तो मुंबई में एक एग्जीबिशन थी, मैं उसकी तैयारी में था। तो मैंने सोचा पता नहीं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, यहाँ से कॉम्प्रोमाइज करूँ, वहां जाऊँ। फिर भरत भाई का फोन आया कि नहीं सर आपको आना है। तो मैंने भी मन बनाया क्योंकि मेरी भी इच्छा थी कि मैं किसानों से मिलूं। महाराष्ट्र में, गुजरात में, मैं आपको बता दूं, मैं देश के 16 राज्यों में ट्रैवल करता हूँ। कई जिलों में मैंने सभाएं दी, कई जगह पे मुझे बोलने का मौका मिला है। यहाँ पे मेरी इच्छा थी कि मैं राजस्थान के लोगों से बात करूं और इससे मेरे दिल में भी आया कि चलो एग्जीबिशन तो कोई भी मैनेज कर देगा, मगर ये एक मौका है, इसको नहीं जाने देते। और मैं यहाँ पे आया। जब यहाँ पे आने का मन बनाया तो मन में एक भय था, डर था। और वो डर क्या था? तो मैं जब कल निकला मुंबई से, तब न्यूज चालू था और न्यूज में खबर आ रही थी राजस्थान में गर्मी का प्रकोप, टेम्परेचर इतना है, टेम्परेचर उतना है। अब मुंबई में रहने वाले लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, गर्मी की आदत नहीं है, तो मन में दहशत थी। ये दोनों तो ब्लेजर पहन के आए, मैंने ब्लेजर लाने की हिम्मत नहीं की, मतलब पता नहीं कितनी गर्मी होती। तो एक डर था मन में, मगर नसीब से आप लोग सचमुच नसीब वालों, गर्मी है मगर यहाँ पे पानी की बहुत व्यवस्था है। और मैंने देखा कि सचमुच एक ईश्वरीय शक्ति वाला, जैसे मैं आज सुबह त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन करने का भी मुझे लाभ मिला। तो ये एक आशीर्वाद वाला प्रदेश है और आप सब धन्यवाद के पात्र हो कि आपको ऐसे प्रदेश में रहने का मौका मिला। मित्रों, ये लू, गर्मी, आप सबको पता है कि चक्रवात आते हैं, बारिश में तूफान आते हैं। उन तूफानों को नाम दिया जाता है, अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ये चक्रवात, वो चक्रवात, पता है ना। अब आने वाले समय में लू को भी नाम दिया जाने वाला। क्यों? क्योंकि जागरूकता होनी चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए कि देखो गर्मी होती है, हम घर में बैठ जाते हैं, एसी चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, या तो घर में बैठ के आराम से गर्मी के समय को निकाल देते हैं, मगर उसका प्रकोप हमें झेलना पड़ता है। और इस प्रकोप को जो कहते हैं, जो इसका शब्द है, वो है ग्लोबल वार्मिंग, यानी वैश्विक उष्णता में होने वाली बढ़ोतरी। और ये वैश्विक उष्णता में जो बढ़ोतरी होती है, इसका कारण क्या है? अगर ये कारण को नहीं समझेंगे तो इसका सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। और इसका जो कारण है वो है आज का जीवाश्म ईंधन, यानी फोसाइल फ्यूल, आज का पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, जो भी आपको। अब ये कैसे बना? हजारों लाखों साल पहले धरती पे जीव सृष्टि थी। आपने न्यूज में, टीवी में कहीं देखा होगा कि डायनासोर थे। आज कहाँ है? जमीन के नीचे, बराबर ना। तो कुछ ऐसा हुआ, चाहे उल्कापात हुई, भूकंप हुए, सुनामी हुए, और वो सब जमीन के नीचे दब गए। हजारों लाखों साल में पृथ्वी के हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर के कारण उसका रूपांतरण हुआ क्रूड ऑयल, क्रूड गैस में। और इसको हम जमीन से निकालते, उसे हम कहते हैं तेल के कुएं, गैस के कुएं। और वो जो निकाल के रिफाइनरी में लाके रिफाइन करते हैं और उन प्रोडक्ट को हम जहां जहां हमको एनर्जी की जरूरत है वहां यूज करते हैं। चाहे वो गाड़ी हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे घर में खाना पकाना हो, हर जगह पे हम यूज करते हैं। और उसमें कम से ज्यादा मात्रा में निकलता है धुआं, यानी कार्बन। और ये जो कार्बन है ना, ये वैश्विक प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं, अगर हमने इसको नहीं बदला और 2 डिग्री टेम्परेचर विश्व का अगर बढ़ गया तो हम ऐसे कालखंड में चले जाएंगे जहां से वापिस आना नामुमकिन होगा।
और धीरे धीरे समूची सृष्टि का नाश होगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है ना। हमारे पूर्वजों ने, क्या वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अब मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में एक मंदिर आया जहाँ पे सूर्य देवता का मंदिर है और वहां से कर्क रेखा जाती है, ऐसा मुझे बताया गया। हमारे पूर्वजों को कई सदियों पहले पता था कहां से क्या जा रहा है। तारे, ग्रह, नक्षत्र, क्या था, दूरबीन थे, खुद तो था ना उनके पास। मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से वो लोग हमसे कहीं आगे थे। मगर उन्होंने जो चीजें डेवलप की वो ऐसी की कि जो पर्यावरण को हानि नहीं करती थी। और हमने वो चीजें डेवलप की जो हमको तो फायदा दे मगर पर्यावरण को पूरा खत्म कर दे। तो हमको ये बदलना होगा और यही बदलने का काम एमसीएल कंपनी कर रही है इन प्रोजेक्टों के माध्यम से। हमारा काम बिजनेस नहीं है। हम पर्यावरण की रक्षा का सचमुच में कहूं तो दवाई बना रहे, दवाई ये हम बना रहे। आज ग्लोबल वार्मिंग का सॉल्यूशन अगर करना है तो बायोफ्यूल इंडस्ट्री सेक्टर इसके सिवा हो ही नहीं सकता। दूसरी जो या भारत की जो पहली प्रमुख समस्या कहूं तो उसमें से एक है, वो है कचरे की समस्या। छोटे छोटे गांव में भी जाओगे ना तो कई कोने में एक ढेर लगा होगा जहां पे जाके सब लोग कचरा डालते हो। ये कचरा हमारे लिए बहुत बड़ा बोझ है। उसको ठिकाने लगाने के लिए हम करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, बराबर ना। और उसमें से अनेक बीमारियां होती है, मच्छर, मक्खी, बाकी की बीमारियां। आज ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है जिसके कारण हर प्रकार के ऑर्गेनिक वेस्ट यानी किचन वेस्ट हुआ, अपना जो भी बायोमास है, खेती का वेस्ट है, इसमें से डायरेक्टली बायोगैस बनाया जा सकता है। और हर प्रकार का इनऑर्गेनिक वेस्ट मतलब मट्टी यानी मेटल, धातु और ग्लास मतलब कांच, तीन चीज जिसको जलाया नहीं जा सकता, जिसमें कार्बन नहीं है, ये तीन चीज को छोड़ के कोई भी इनऑर्गेनिक चीज बोलो जो आपके मन में आए वो, चाहे वो प्लास्टिक हो, रबर हो, लेदर हो, फाइबर हो, थर्मोकोल हो, लकड़ा, कपड़ा, एनीथिंग, इसमें से डायरेक्टली क्रूड ऑयल बनाया जा सकता है। अर्थात जो प्रक्रिया कुदरत ने जमीन के नीचे हजारों लाखों साल में की, वही प्रक्रिया मशीन में कुछ मिनटों से कुछ दिन में कुदरती रीत से की जाती है। और ये टेक्नोलॉजी का फायदा होने के कारण जो कचरा हमारी समस्या है, जो वेस्ट हमारा प्रॉब्लम है, वो वेस्ट से बेस्ट बनेगा और समस्या से ही समाधान होगा। ये अब होने जा रहा है। तीसरा सबसे बड़ा जो विषय है वो है किसानों का। सारी सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, अलग अलग प्रदेशों की सरकार हो, किसानों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, करती भी है। मैं हकीकत बताता हूं आपको। मगर हमारी संख्या इतनी बड़ी है, हम देश के 60% लोग खेती पे निर्भर करते हैं। 40-50 करोड़ लोगों को अगर कुछ देना भी है ना तो उतने संसाधन होने चाहिए। ये इतना आसान नहीं है और जो चाहते हुए भी बेचारे सब नहीं कर पाते, लिमिटेशन है। तो ये किसानों की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? तो आप आज भी वही खेती कर रहे हो जो आज से 50, 100, 200, 500 साल पहले कर रहे थे। वही अनाज उगा रहे। और जब एक बार डिमांड और सप्लाई का विषय है, वही अनाज की डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा हो गया तो भाव टूट जाए। उसके ऊपर कभी बाढ़ हो जाती है तो अनाज खराब हो जाता है, कभी सूखा गिरता है तो अनाज आता नहीं है, कभी कीड़े मकोड़े जो भी लग जाती है बीमारी, उसके कारण खराब हो जाता है। प्रोडक्शन ज्यादा आया तो भाव नहीं मिलता है, कम आया तो पैसे नहीं आते। अनेक समस्याओं से किसान जूझ रहा है। अब ये किसान को इस ट्रेडिशनल फार्मिंग से निकाल के, जैसे सर ने बताया या कमलेश सर ने बताया, अब किसान ऊर्जादाता बनेंगे यानी एनर्जी क्रॉप फार्मिंग करेंगे। और ये एनर्जी क्रॉप क्या है? तो ये है नेपियर ग्रास, हाथी घास। हाथी घास एक सामान्य घास है जो आराम से उग जाता है, हाथी जैसा ऊंचा उगने वाला घास मतलब हाथी घास। मगर वैज्ञानिकों ने इसमें प्रयोग करके इसकी हाइब्रिड प्रजातियां डेवलप की है जो अच्छी तरह से प्रोडक्शन देती है। 150 से 250 टन मिनिमम प्रोडक्शन पर एकड़ पर ईयर आता है। गन्ने की तरह बोया जाता है, एक बार बोने पे 8 साल तक चलता है। पहला कटिंग 3 महीने में, फिर 1.5 से 2 महीने में मिलता है। और ये इसमें कीड़े लग गए, लाल हो गया, पीला हो गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर कंसर्न विद क्वांटिटी नॉट विद क्वालिटी। तो हमको कोई चिंता ही नहीं है उसकी। ये किसानों का भविष्य का क्रॉप है। ये उगाने के कारण ट्रेडिशनल क्रॉप जो आप उगा रहे हो कम हो जाएंगे, वो भी रहेंगे क्योंकि वो भी हमारी जरूरत है। मगर उसके साथ साथ कम से कम किसान को ऐसी परिस्थिति में नहीं जाना पड़ेगा कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जीने के लिए कुछ नहीं। और ये काम इसके साथ होने वाला है। किसानों को पूरे देश में, सिर्फ मैं एमसीएल की बात नहीं कर रहा हूं, इस इंडस्ट्री के कारण जो जो कंपनियां इसमें काम कर रही है वो सबका कारण 7 करोड़ किसान परिवारों को आधार मिलने वाला है और 3 से 5 करोड़ युवाओं को इसके कारण रोजगार मिलने वाला है। क्योंकि आज भारत में प्रमुख रूप से 2 इंडस्ट्री है। खेती तो है ही, मगर इंडस्ट्री की बात करूं तो एक सर्विस इंडस्ट्री है और एक मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन इंडस्ट्री। ये दोनों इंडस्ट्री की एक लेवल आ चुका है। यहां से इसको अगर बढ़ाना है तो इसमें 5%, 10%, 15% तक ग्रोथ कर सकते हैं।
इससे ज्यादा नहीं कर सकते। मित्रों, हर साल करोड़ों बच्चे डिग्री लेके आते हैं। कहां से नौकरी देंगे इनको, कहां से लाएंगे? तो हमको चाहिए पूरा एक नया सेक्टर, और वो सेक्टर है बायोफ्यूल इंडस्ट्री। आप बोलोगे बायोफ्यूल फ्यूल तो है यहाँ पे, पेट्रोल, ये पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, रिलायंस है, ये सब है ना। तो ये क्या नया ला रहा हूं मैं? मित्रों, ये सारी कंपनी जो है ये इंपोर्टर है। हम विदेश से ईंधन आयात करते हैं और उसको मार्केटिंग करने वाली कंपनियां ये है ऑयल मार्केटिंग कंपनी। और जो बेचने वाले देश है वो है ओपेक कंट्री, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री, या अरब कंट्री को सीधी भाषा में। अब रशिया भी देता है, अमेरिका भी देता है, अलग बात है, बराबर ना। मगर ये जो देने वाले देश है, मुझे बताओ, रेगिस्तान यानी जो अरब कंट्री है, गल्फ कंट्री, दुबई है, जो भी कुछ है, इनके पास जमीन है हमारे जैसी, आपके जैसा पानी है, पूरा रेगिस्तान है, बंजर जमीन है, मगर उनके घर के चाय के कप भी सोने के बने। और ये पैसे किसके हैं? ये आपके हैं, क्योंकि भारत हर साल 8 लाख करोड़ का ईंधन और बाकी की जरूरतें ऊर्जा की मिला के 12 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट आयात करता है। अगर ये पैसे हम बचा ले, और क्योंकि इसका रॉ मटेरियल कौन देगा बताइए? आप दोगे, किसान दोगे। तो ये पैसे किसके हाथ में जाएंगे? किसान के हाथ में जाएंगे। और जब किसान के हाथ में पैसे जाएंगे तो उसकी अपनी भी जरूरतें हैं, उसको भी कपड़े चाहिए, अनाज चाहिए, बाकी चीजें चाहिए। तो ये पूरी इकोनॉमी घुमाएगा। और $1 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन अगर भारत की इकोनॉमी को बढ़ाना है तो बायोफ्यूल सेक्टर के सिवा कोई किसी सेक्टर में हो ही नहीं सकता। ये चारों चीज, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का सॉल्यूशन, आपके कचरे का सॉल्यूशन, किसानों की समस्या का सॉल्यूशन, रोजगार की समस्या का सॉल्यूशन, और आपके फॉरेन एक्सचेंज मतलब पैसे का सॉल्यूशन, इकोनॉमी का सॉल्यूशन अगर किसी एक इंडस्ट्री में है तो वो इंडस्ट्री बायोफ्यूल इंडस्ट्री है। और इसी इंडस्ट्री की फैक्ट्री आपके तहसील में लगने जा रही है। इसके लिए आपको बहुत जोरदार अभिनंदन, बहुत सारी बधाई। मित्रों, सच में बताऊं तो आपका पूरा जिला ही लकी है, नसीब वाला है, क्योंकि जिले की मुझे लगता है 9 की 9 तहसीलों में प्रोजेक्ट का टाइप हो चुका है और आने वाले कुछ समय में काम शुरू होगा। इस वक्त राजस्थान में लाडनूर जिला क्या आता है, लाडनूर का नागौर लाडनूर में हमारे प्रोजेक्ट का काम शुरू हो चुका है। उसके अलावा और एक मतलब 2 जगह पे अभी शुरू हो गया है। और आने वाले 3 महीने में मेरी अपेक्षा है कि कम से कम 10-15 प्रोजेक्ट का काम प्रॉपरली चालू होगा। अब ये करने के पीछे, ये सारी चीजें करने के पीछे कौन व्यक्ति है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि आपके साथ अनुभव हुआ है। सर ने भी बताया कि एफपीसी पे मैं बाद में जरूर आऊंगा, बट मुझे पता है कि आपके साथ बहुत सारी गलत चीजें भी हुई, बहुत बार आपको धोखे मिले, बहुत बार पैसे लेके लोग चले गए, अच्छा सब हुआ है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि इसके पहले कौन है, ये कौन है जो व्यक्ति ये कर रहे हैं। डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर, जो मुंबई के एडिशनल डिप्टी कलेक्टर रहे, सर आज भी कलेक्टर, मुझसे 3 दिन बड़े, 45 साल की उम्र है, आज तक उन्होंने अपना परिवार नहीं बसाया, शादी नहीं की, जीवन के 20 साल एक मिशन को दे रहे। जब वो उनकी पढ़ाई हुई तब वो एमबीबीएस में पूरे महाराष्ट्र में एमडी गायनेक में नंबर 1 आए। एक गरीब मध्यम वर्गीय भी नहीं, गरीब महाराष्ट्रियन परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन से एक ही चीज सिखाई गई, पढ़ोगे तो कुछ होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। अच्छी पढ़ाई की, अव्वल आए, अमेरिका जाना, स्पेशलाइजेशन करना, अच्छी जिंदगी जीना ऑप्शन था। मगर उस समय उन्होंने सोचा कि चलो कुछ और करते हैं, और उन्होंने तब IAS IPS की तैयारी शुरू की। जब वो तैयारी शुरू की तब एक सेमिनार था ग्लोबल वार्मिंग सब्जेक्ट पे, और वो सेमिनार देने तब के हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम था, उनके वैज्ञानिक की टीम आई। उस सेमिनार में बायोफ्यूल की जरूरत, इसका भविष्य, इसके बारे में जो कुछ कहा गया, डॉक्टर साहब सर को लगा ये मेरे जीवन का विषय ही है। और तब से लेके आज तक सिर्फ एक ही विषय को लेकर वो व्यक्ति काम कर रहा है। और क्या मुझे बताओ कि जो व्यक्ति एमबीबीएस डॉक्टर हो, जो व्यक्ति एक कलेक्टर की पोस्ट पे हो, क्या वो व्यक्ति पैसे के लिए कुछ गलत कर सकता है? अगर करना ही होगा तो उनकी कुर्सी काफी, बोलना नहीं चाहिए, मगर मैं बोलता हूं, मान है, सम्मान है, समाज में प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, मगर फिर भी वो व्यक्ति पूरा जीवन इसको देखे रहे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे देश के किसानों को इसमें मौका मिले, आम आदमी को मौका मिले। और उनके साथ हमारे डायरेक्टर ऑन बोर्ड, क्योंकि सर अभी भी कलेक्टर है, अनमेरिड है, तो उनकी माता जी मीरा शिवाजी गोलब मैडम के नाम पे कंपनी है। और सेकंड डायरेक्टर ऑन बोर्ड है डॉक्टर लवेन यादव, वो भी सुपर स्पेशलिटी सर्जन है। एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल थी 7 हिल्स, प्राइवेट चलती थी, उसके वो हेड थे, सुपर स्पेशलिटी सर्जन, बट सर के बचपन के मित्र। सबसे ज्यादा अगर कोई गलत करता है तो किसको पता होता? उसके दोस्त को पता।
सही करते हैं तो भी किसको पता होता है? जो उसको पता। आज बचपन से लेके आज तक सर के साथ कंधे से कंधा मिला के वो चल रहे हैं। ये समझने और जानने वाले के लिए काफी है कि अगर इसमें कुछ भी गलत होता तो सबसे पहले वो साथ छोड़ के जाते, मगर वो आज भी उनके साथ लगे। ऐसे हमारे डॉक्टर लवेश सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मिस प्राची डोले मैडम। आप सब अगर यूट्यूब पे जाके देखोगे, फर्स्ट बायोफ्यूल फ्लाइट ऑफ इंडिया, भारत ने पहली बायोफ्यूल फ्लाइट उड़ाई और देहरादून की जिस इंस्टीट्यूट ने वो ईंधन बनाया उस इंस्टीट्यूट के मैडम साइंटिस्ट रहे। कहना यह चाहता हूं कि ये बिजनेस वालों की टीम नहीं है, पैसे कमाने आए हुए लोगों की टीम नहीं है। कलेक्टर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये लोग एक मिशन लेके आए हैं और ये मिशन आज बहुत बड़ा हो गया। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हम एकमात्र प्राइवेट कंपनी है पूरे भारत में, शायद दुनिया में, कि जिसके साथ ऑन बोर्ड ऑन सिस्टम 35 लाख किसान जुड़े हुए हैं। कोई कंपनी नहीं है पूरे देश में। इतना बड़ा नेटवर्क हमने बनाया है। नेटवर्क यही सक्सेस होता है। कोई भी कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट बेचती है या सप्लाई लेती है तो वो नेटवर्क के बिगड़ नहीं होता, मगर ये नेटवर्क किसानों का नेटवर्क है। मित्रों, ये करने के साथ उन्होंने आज ये मौका आप सबके लिए हमारे लिए दिया है और इसके लिए ये जो लोग अपने अपने तालुका की जिम्मेदारी लेके बैठे हैं ना, ये सबका साथ देना, क्योंकि आप साथ दोगे तो ये काम जल्दी होगा। एसडीएम साहब से तो मैं विनती करूंगा ही, और डेफिनेटली सर यहाँ आए हैं तो उनका साथ है ही, नहीं तो आते ही नहीं यहाँ पे। तो सर का साथ है, आप सब भी साथ दे, जल्दी से जल्दी करेंगे। अब मैं आ जाता हूं, ये काम करने के लिए हम एफपीओ क्यों बना रहे? किसान उत्पादक कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी क्या है? कृषि अधिकारी साहब ने समय की मर्यादा को देखते हुए, बहुत सारे लोग हैं तो उन्होंने शॉर्ट में बताया, ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत जानकारी है, मुझसे भी ज्यादा जानकारी है, बट मैं आज मुंबई से यहाँ आया हूं आपसे बात करने, तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? भारत में दो प्रकार के काम करने के मॉडल है, एक है कॉर्पोरेट और एक है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट एक्ट, उसका एक अपने पॉइंट है, फायदे है और नुकसान भी है। वैसे कॉर्पोरेटिव के भी अपने कुछ फायदे हैं और कुछ कमियां भी है। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे कहते हैं प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट। मतलब क्या? इसमें जो कंपनी बनती है वो एक कॉर्पोरेटिव कंपनी की तरह नहीं होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह, लिमिटेड कंपनी की तरह होती है, मगर उसका मालिक आजीवन एक व्यक्ति बन के नहीं रह सकता। वोटिंग राइट से उसका डायरेक्टर बदले जा सकते हैं। ये एफपीसी क्यों बनाई, या जैसे सर ने बताया कि भारत सरकार चाहती है कि 10,000 एफपीसी बनाए, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, किसानों की कंपनी, किसानों के द्वारा किसानों के लिए। सिंपल भाषा में ये कंपनी क्या करती है? किसानों को सदस्य बनाती है, लीगली अलाउड है, और वो सदस्य बनाते समय सब अपने अपने हिसाब से मेंबरशिप के पैसे लेते हैं। कोई 1000 लेता है, कोई 5000 लेता है, कोई 10,000 लेता है, और वो जो पैसे उनके पास जमा होते हैं वो होते हैं उनका कैपिटल। उस कैपिटल से किसानों के भले के काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझो गेहूं की खेती होती है, जिस किसान को जरूर पड़ी वो गेहूं आने पौने भाव पे बेच के आ जाता। घर में शादी आई, बीमारी आई, तो बेचारा भाव के लिए रुक नहीं सकता, उसको देना पड़ता है, बराबर ना? ये कंपनी बोलेगी भाई तू वहां मत बेच, मैं लेता। वो कंपनी वो चीज ले लेगी, अपने गोडाउन में रखेगी और एक अच्छी जगह पे उसको मार्केटिंग करके बेचेगी। तो एक तो किसानों का मजबूरी में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा उसको स्टोरेज करने को गोडाउन चाहिए, सारा चाहिए, ये व्यवस्था एफपीसी करती है। उसके लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी है, और ये जो माल है वो अच्छी कंपनी को बेच के अच्छा मुनाफा कमाते हैं, जो मुनाफा एज ए डिविडेंड उन किसानों को दे दिया जाता है। तो किसानों को डबल फायदा होता है, उसमें फूड प्रोसेसिंग है, बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनियां हम भी बना रहे हैं, मगर हमारा उद्देश्य पैसे जमा करना नहीं है। तो हमने सिंपल पॉलिसी रखी है, 100 रुपया प्रोसेसिंग फी और 10 रुपए के एक शेयर के हिसाब से जिसके मन में जितने शेयर लेने वो ले। हमको लोगों में रुचि है, हमको पैसे में रुचि नहीं है। ये पैसे जो जमा होते हैं ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के अकाउंट में ही जाते हैं। एमसीएल इसमें से 1 रुपया भी कभी लेती नहीं। ये आपके पैसे आपके अकाउंट में ही रहते हैं और आपके भले के लिए ही उपयोग होंगे। मगर अगर मुझे कंपनी के साथ हजारों लोगों को जोड़ना है तो मैं एक करके तो नहीं जोड़ सकता ना, तो मुझे व्यवस्था चाहिए, और वो व्यवस्था है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जिसे हम एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एमपीओ कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये एमपीओ हम बना रहे जिसके द्वारा आपके पास से बायोमास फार्मिंग के करा के वो खरीदा जाएगा। उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सर ने बताया, केमिकल का। मित्रों, मैं मुंबई में रहा, मुंबई में बड़ा हुआ। पहले ऐसा कहते हैं कि शहरों में लोग बीमार होते हैं क्योंकि प्रदूषण होता है, अब तो गांवों में भी लोग बीमार। पहले शहरों में कैंसर के पेशेंट दिखते थे, अब उससे ज्यादा गांवों में दिख रहे।
कारण क्या है? कारण है केमिकल। ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ और उसकी जरूरत थी, और हमने बहुत अच्छा, हमारे लोगों ने, वैज्ञानिक ने, सरकारों ने काम किया, क्योंकि तब हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था। मगर हमने क्या किया, जहां 1 ग्राम डालना है ना वहां 50 ग्राम डालो। ये बढ़ते 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 जमीन की उर्वरक क्षमता खत्म हो गई, उसके अंदर के कुदरती बैक्टीरिया, केचुए सब खत्म हो गए। और जब वो खत्म हो गए तो हम और केमिकल डालने लगे। अब ये केमिकल जब डालते हो तो ये बारिश के पानी के साथ जमीन में जाता है, और ये पानी हम पीते हैं ना, मतलब हम क्या पी रहे, जहर पी रहे। आज एक माँ अपने बेटे को जब दूध पिलाती है तो माँ सोचती है मैं मेरे बेटे के लिए कुछ अच्छा कर रही हूं, मगर वो दूध है कि जहर है, बताओ आप मुझे, क्या दे रहे हैं हम? आज जब अनाज खा रहे हो, आप फल खा रहे हो, क्या है उसके अंदर? केमिकल। इसको बदलना होगा। वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है, अगर इसको नहीं बदला तो 15 साल में ऐसी परिस्थिति आएगी घर घर कैंसर के पेशेंट होंगे। आप सबको पता होगा, नहीं तो यूट्यूब पे जाके देख लेना, कैंसर ट्रेन। पंजाब के बठिंडा से आपके राजस्थान के बीकानेर में कैंसर की चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए ट्रेन चलती है। लोग उस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहते हैं, और उसमें आने वाला कौन है? किसान। तो क्या इसको बदलने की जरूरत नहीं है? अगर आपके पास करोड़ों रुपए, जैसे सर ने बताया कि जिसके घर में कैंसर होता है वही बेचारा जाता है, उसकी समस्या, पूरा घर तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अगर वो कमाने वाला व्यक्ति अगर वही होगा तो खत्म हो जाता है। क्या करेंगे? अगर आपके पास करोड़ों रुपए, बंगले, गाड़ी है, पैसे, जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है, मगर घर में कैंसर आ गया तो क्या काम था? इसको बदलना होगा, और ये बदलने का काम एमसीएल करेगी आपके साथ मिलके। आज आप लोग सब जानते हो कि केमिकल अच्छा नहीं है, आप सब ये भी जानते हो कि जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, मगर आपके मन में डर है। 2 प्रकार के डर। एक, हमारी सोच ये कहती है कि प्रोडक्शन कम हो जाता है, और दूसरा, अगर हम उगा देंगे और मार्केट नहीं मिलेगी, भाव नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो एमसीएल क्या कर रही है, हम बायोमास तो उगाएंगे, बायोमास एक पार्ट है, मगर हर किसान से ऑर्गेनिक फार्मिंग कराएंगे, और इसके लिए जो फर्टिलाइजर चाहिए ये अपनी फैक्ट्री से ही बनेगा, और ये इतना अच्छा होगा गुणवत्ता में कि 15 से 30% जैविक कार्बन कंटेंट उसमें होगा। ये आप मेंबर को अगर जरूर लगी तो इनिशियली हम फ्री में देंगे, आपसे खेती कराएंगे, जब वो लेंगे तब उसके पैसे काटेंगे, और भगवान ना करे किसी किसान को नुकसान हुआ ना तो हमको पैसे भी नहीं चाहिए, उल्टा हमारे सीएसआर फंड से हम उस किसान की मदद करेंगे। ये विजन और मिशन लेके कंपनी चली, और इसलिए हम किसान उत्पादक कंपनी बना रहे हैं। इसलिए आप सबसे विनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग उसके सदस्य बने। ये पैसे के लिए नहीं है, ये है लोगों को जोड़ने की व्यवस्था। मित्रों, एक आखिरी विषय बता के मैं मेरी आज के बात को समाप्त करूंगा। भारत, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। जब अंग्रेज भारत में आए ना, तब दुनिया का 60% बिजनेस हम कंट्रोल करते थे। जब अंग्रेज भारत से गए तब 1 रुपए की वैल्यू $1 थी। आज $1 के सामने 1 रुपए की वैल्यू कितनी है? 77 रुपए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। ठीक है? और तब ऐसी व्यवस्था थी कि हर गांव, हर जिला अपनी अपनी जरूरतों में स्वयं पूर्ण था, आत्मनिर्भर था, और बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उल्टा था, पूरी दुनिया में बेचते थे। मगर फिर अंग्रेज आए, उनको अपनी चीजें चाहिए थी, अपना रॉ मटेरियल चाहिए था, कॉटन चाहिए था उनकी मिलों के लिए, बाकी चीजें चाहिए थी केमिकल के लिए। तो उन्होंने हमारी, वो पैसे लेके गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सोना लेके गए, जो लेके गए, मगर वो हमारी खेती बर्बाद करके गए। हम अपनी जो आत्मनिर्भरता थी वो खत्म कर दी। फिर धीरे धीरे वो चलते रहा, और आज क्या है? तब हम अंग्रेजों के गुलाम थे ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 1 था। मुझे बताओ, आज आप अंग्रेजों के गुलाम हो कि नहीं? सामाजिक रूप से नहीं, मगर आर्थिक रूप से हाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 आज भी आप पे राज करे। आप देख लो कितने प्रोडक्ट लेते हो और किस कंपनी के लेते हो, वो कंपनी कहां की है उसका देखो, आप पता चलेगा। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि ये जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसका रॉ मटेरियल कौन देता है? किसान। चाहे वो नेस्ले हो, चाहे प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो, चाहे हिंदुस्तान लीवर हो। हाँ, साबुन का एग्जांपल दूं तो लक्स साबुन कोई वापरता होगा घर में, कौन बनाता है? हिंदुस्तान लीवर। डव साबुन कौन बनाता है? हिंदुस्तान लीवर। पियर साबुन कौन बनाता है? हिंदुस्तान लीवर। अरे साबुन बनाना मतलब कोई रॉकेट साइंस है क्या? वो कर सकते, हम नहीं कर सकते? आपके मटेरियल पे वो कंपनी अरबों कमा रही है, मगर आप क्यों नहीं कमा रहे हो? उसका कारण है किसान के अकेले के पास होल्डिंग पावर नहीं है, किसान के अकेले के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है,
किसान अकेले के बाद प्रोसेसिंग करने की क्षमता नहीं है, और अगर प्रोसेसिंग कर ले तो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से मार्केटिंग कराने की ताकत नहीं है। ये काम एमसीएल कर रही है आप लोगों के लिए। जो हर गांव में एमवीपी सेंटर बना रहे ना, वो एमवीपी आपकी दुकान है। आपका माल एमसीएल को देके पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में देना, और एमसीएल का जो जरूरी माल आपको लगता है वो आपको देना। ये व्यवस्था हम कर चुके। 5000 दुकानें हमारी आज रेडी है। ये हमारी नहीं, आपकी दुकान है। मित्रों, फिर से भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, सुजलाम सुफलाम बनाना है, हमारे किसानों का भला करना है, तो हमारे सबको मिलकर इस मिशन के लिए काम करना ही होगा। इसलिए हम एमसीएल की बिजनेस को फैक्ट्री या बिजनेस नहीं कहते, हम इसे कहते हैं भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का मिशन, भारत को फिर से सुजलाम सुफलाम बनाने का मिशन, और फिर से विश्व गुरु बनाने का मिशन। तो मैं आप सबका, हमारे पूरे एमसीएल परिवार की तरफ से इस मिशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या आप मेरा साथ दोगे? हाँ कि ना? दोगे? पक्का? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।